आइए अब सेकंड था हमारा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, दैट इज केपी। एक तो आएंगे हमारे पास इररेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और एक हमारे पास होंगे रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। तो अगर हमें कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर निकालनी है तो हमारे पास दो तरह के प्रेफरेंस शेयर हो सकते हैं, एक तो इररेडीमेबल और एक रेडीमेबल। डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड इनटू 100 और बस आई की जगह डी यूज हो जाता है, डी प्लस आरवी माइनस एन पी अपॉन एन होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एन पी अपॉन 2। तो एक तो हो गया हमारे पास इररेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और एक हमारे पास हो गया रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये इन दोनों के फॉर्मूले हैं। डी का मतलब हमारे पास है डिविडेंड, आरवी का मतलब रिडम्पशन वैल्यू, एनपी का मतलब हमारे पास है नेट प्रोसीड्स, एन का मतलब है नंबर ऑफ ईयर्स टू मैच्योरिटी। तो ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल के फॉर्मूले हैं। एडजस्टमेंट ऑफ सीडीटी या डीडीटी। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस निकालते समय कई बार हमें कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स का भी डेटा दिया हुआ होता है। तो देखिएगा किस तरीके से हम उसको लिखो। whenever information of tax on dividend whenever information of tax on dividend is given, then dividend amount must be increased by टैक्स। किस तरीके से टैक्स की पूरी कैलकुलेशन होगी? सबसे पहले निकालूंगा मैं सीडीटी। सीडीटी कैसे निकालोगे?
जो भी अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड है उस पर अप्लाई करोगे सीडीटी रेट, तो ये आपके पास सीडीटी का अमाउंट आ जाएगा। अगर इसमें सरचार्ज दिया हुआ है तो आपने जो सीडीटी अमाउंट कैलकुलेट किया है उसके ऊपर सरचार्ज का रेट लगेगा। तो देन सीडीटी अमाउंट और सरचार्ज का टोटल आ जाएगा। फिर अगर आपको सेस की इंफॉर्मेशन दी हुई है तो जो सेस होगा वो इन दोनों के टोटल पर लगता है, यानी टोटल इनटू सेस रेट। सीडीटी प्लस सरचार्ज को ऐड करोगे तो जो टोटल वैल्यू आएगी उस टोटल वैल्यू के ऊपर आपको क्या देना होता है, सेस लगता है आपका। तो यानी अगर आप कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल निकाल रहे हो तो जो आपका डिविडेंड का अमाउंट है वो डिविडेंड में ये जो टोटल टैक्स अमाउंट है ये ऐड हो जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस में आपको यही चीज ध्यान रखनी है कि अगर आपको क्वेश्चन में सीडीटी की रेट या सरचार्ज की रेट या फिर आपको सेस की रेट दी हुई है तो क्या ध्यान रखोगे कि डिविडेंड तो लोगे ही लोगे और डिविडेंड में क्या प्लस कर दोगे, टैक्स का अमाउंट प्लस कर दोगे और फिर आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल कैलकुलेट हो जाएगी। नेक्स्ट पार्ट आता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल यानी केई। केई निकालने का मेथड 1, डिविडेंड यील्ड मेथड। फॉर्मूला लगाओगे केई बराबर डीपीएस अपॉन एमपीएस इंटू 100। मेथड 2, अर्निंग्स यील्ड मेथड। केई इज इक्वल टू ईपीएस अपॉन एमपीएस इंटू 100। तो ये आपके पास मेथड नंबर 2 यानी अर्निंग्स यील्ड मेथड हो गया। मेथड 3, डिविडेंड ग्रोथ मेथड, जिसमें हम डिविडेंड की ग्रोथ पर बात करते हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा, केई इज इक्वल टू D1 अपॉन एमपीएस इंटू 100 प्लस जी। D1 का मतलब होता है एक्सपेक्टेड डिविडेंड ऑब्लिक
डिविडेंड टू बी पेड ऑब्लिक नेक्स्ट ईयर डिविडेंड। ये हमारे पास D1 होता है। D1 निकाला जाता है D0 1 प्लस G। D0 होता है करंट डिविडेंड लास्ट डिविडेंड डिविडेंड जस्ट पेड या डिविडेंड पे आउट रेशो। इन सभी को क्या बोला जाता है? D0 से डिनोट किया जाता है। ग्रोथ रेट B इंटू R, रिटेंशन रेशो B का मतलब होता है रिटेंशन रेशो जो निकाला जा सकता है 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशो। और R है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। Growth can be calculated on compounding basis also। कई बार आपको ग्रोथ के लिए क्या करना पड़ेगा? कंपाउंडिंग फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। प्रेजेंट डिविडेंड ऑब्लिक अर्निंग्स 1 प्लस ग्रोथ की पावर n इज इक्वल टू प्रेजेंट नहीं, प्रेजेंट तो लास्ट में आएगी, इसको ऐसे लिखो फर्स्ट डिविडेंड ऑब्लिक अर्निंग 1 प्लस ग्रोथ की पावर n इज इक्वल टू प्रेजेंट। यानी पिछले 4 सालों से आपको एक डेटा दे रखा है, तो उससे आपको क्या निकालनी पड़ेगी? ग्रोथ रेट आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। एक बार जब क्वेश्चन में आएगा तो हम और डिस्कस करेंगे इसको। अभी एक बार सब शॉर्ट फॉर्मूले बना लो बस, ताकि आपके पास रिवीजन पर्पज से फॉर्मूले रहें। लिख लिया यहां तक? CAPM
कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल KE इज इक्वल टू RF प्लस बीटा RM माइनस RF। RF is equal to risk free rate of return this is market based return following rates are considered as RF। RBI rate, T-bill rate, कौन सा नीचे की ना, इधर सेकंड ड्रॉर में, और GOI बॉन्ड्स रेट। अगर आपको बेसिकली क्वेश्चन में इन तीन में से कोई रेट दे रखी है तो हम ये मानते हैं कि वो जो रेट आपकी है वो क्या है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है। Sometimes RF can be calculated with the following formula. Interest amount divided by market price into 100। एग्जाम्पल, आपको दिया हुआ है 10% टी बिल आर कोटेड 10% rupee 100 T-bill are quoted in market at rupees 120। ठीक है, आपको 10% एक टी बिल दिया हुआ है जो कि 100 रुपए का है, लेकिन मार्केट में 120 पर कोटेड है। तो नॉर्मली तो टी बिल की रेट आरएफ होती है, बट इस बार उसको मार्केट रेफरेंस में चेंज करना पड़ेगा। तो मैं क्या बोलूँगा, 10 रुपए का इंटरेस्ट अगर 120 के ऊपर है तो इंटू 100, तो ये आपके पास क्या आएगी, आरएफ आएगी। कितनी आ रही है बताओ? बताओ कितनी आ रही है? 10/120 इंटू 100,
ये लीजिए, ये आपके पास RF हो गई। B stands for बीटा वैल्यू, या इसी को हम बोलते हैं सिस्टमेटिक रिस्क। बी हमारे पास है बीटा वैल्यू या सिस्टमेटिक रिस्क। RM है हमारे पास मार्केट रेट ऑफ रिटर्न। कई बार RM को भी निकालना पड़ेगा, डिविडेंड इनकम प्लस P1 माइनस P0 डिवाइड बाय P0 इंटू 100। P1 है प्राइस एट द एंड ऑफ पीरियड या क्लोजिंग प्राइस, और P0 है प्राइस एट द बिगिनिंग ऑफ पीरियड। अगर RM डायरेक्टली गिवन है तो ठीक है, वरना RM को गिवन डेटा के आधार पर इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। कई बार आपको RM माइनस RF की कंबाइंड वैल्यू दी जाती है, जिसे बोलते हैं मार्केट रिस्क प्रीमियम। RM माइनस RF को क्या बोलते हैं, मार्केट रिस्क प्रीमियम। नोट, ये आपके सारे फॉर्मूले हैं, अब लिखें नोट नंबर 1। whenever issue cost is given, MPS should be adjusted। ठीक है, whenever issue cost is given, MPS should be adjusted। यानी आपका फॉर्मूला हो गया DPS अपॉन MPS माइनस इशू कॉस्ट इंटू 100। फिर अर्निंग यील्ड वाला फॉर्मूला हो जाएगा EPS अपॉन MPS माइनस इंटू 100। और तीसरा फॉर्मूला हो जाएगा ग्रोथ मॉडल D1 अपॉन MPS माइनस इशू कॉस्ट इंटू 100 प्लस G। तो अगर आपके पास
क्या दिया हुआ है, इशू कॉस्ट का डेटा गिवन है, तो आपकी जो एमपीएस है आप उस एमपीएस को क्या करोगे, एडजस्ट कर लोगे, ठीक है। तो एमपीएस विल बी एडजस्टेड बाय इशू कॉस्ट। नोट नंबर 2, if KE is to be calculated for new issue oblique first issue, then MPS will be replaced ठीक है, then MPS will be replaced by net proceeds, ठीक है। यानी अगर आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन में, केई न्यू इशू की निकालनी है या केई जो है वो फर्स्ट इशू की कैलकुलेट करनी है, तो अगर वो पहला इशू है तो आपके पास एमपीएस अवेलेबल नहीं होगी, तो उस केस में हम एमपीएस को किससे रिप्लेस कर देंगे, नेट प्रोसीड से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक अब आप ये सारे फॉर्मूले एक बार पढ़ लेना, क्योंकि कल सारे मैं फॉर्मूले कवर करा के फिर हम सीधे क्वेश्चंस पर आ जाएंगे, एडवांस लेवल यानी बेसिकली WACC के क्वेश्चंस, कि उनमें जो एडवांस टाइप ऑफ क्वेश्चन हमारे पास बन सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, थोड़े बहुत बेसिक क्वेश्चंस आप करना स्टार्ट कर दें अपने नोट्स में से, कि भाई जो सिंपल आपके KD के, KP के या KE के क्वेश्चंस हैं